नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डेली 30 में। 25 सितंबर आज की तारीख है और आज का डेली 30 जो है उसमें अधातुओं पर हम प्रश्न डिस्कस करेंगे और साथ में 10 क्वेश्चन हम जो करंट अफेयर के देखते हैं। तो 9 क्वेश्चन आज हम करंट अफेयर के देखेंगे और 21 प्रश्न आज के टॉपिक पे देखेंगे। आप लोग बहुत दिन से बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे, सैकड़ों मैसेज मेरे पास आए। पीसीएस का एक टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम और हो जाए और जिससे कि रिवीजन अच्छे से हो जाए, ऐसा आप लोगों का कहना था। तो हमारी टीम ने फैसला किया कि हम 20 दिन 1 अक्टूबर से लेके और 20 अक्टूबर तक 20 दिन का एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। और ये जो प्रोग्राम होगा इसमें हम डेली आपको एक पेपर देंगे। डेली 8 बजे सुबह पेपर आपको मिलेगा। 150 प्रश्नों का पेपर ये होगा। इसमें आपका करंट अफेयर भी होगा। पेपर का पीडीएफ आपको मिलेगा, व्याख्या सहित पीडीएफ मिलेगा। करंट अफेयर के महत्वपूर्ण और जो डेटा और जो आंकड़ों का इधर डिस्कशन होगा इस बैच में हम उसको दे देंगे। और साथ में करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अलग से कंपाइल करके हम देंगे। तैयारी हम अच्छे से करेंगे, जो आएगा उससे निपटेंगे। बाकी डिटेल में आप पढ़ ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बजट हो चाहे केंद्रीय बजट हो, उन सबको पूरा कवर करके जो सूचकांक हैं जहां से पूछे जाते हैं, जो भी संभावित होगा उस पर मेहनत करके हम लोग, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा और इसको तैयार हम लोग करके 1 तारीख से रोज आपको मिलना चालू हो जाएगा। काम इस पे स्टार्ट है, सब कंप्लीट हो जाएगा। 20 तारीख तक आप लोग टेस्ट दीजिए। 24 तारीख को आपका पेपर है। 4 दिन में इसको रिवाइज करिए, जो थोड़ा बहुत आप इसमें नोट करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको उनको, और अच्छे से पेपर देंगे। 2 पेपर इसमें सिसैट के भी हमने रखे हैं और बाकी सिसैट की हम कक्षाएं लेंगे, उसका पीडीएफ इसमें हम दे देंगे अगर वो कक्षाएं जितनी भी ली जाएंगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें अंतिम दिनों में आपको जो रिवीजन करना है, सबसे जबरदस्त तरीका ये हो सकता है। सदस्यता शुल्क इसका मात्र 451 रुपये रखा गया है और इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। और जो भी सीरीज और जो हमने चला रखी हैं, जो इधर 1-2 दिन से बंद चल रही थी, उनको भी हम रेगुलर स्टार्ट करके और आप लोगों की प्रैक्टिस कराएंगे। पहला प्रश्न आज का है कि धातुओं के विपरीत अधातुएं होती हैं। धातुएं जो होती हैं, तो धातुओं के विपरीत अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। यानी कि जो अधातुएं हैं वो विद्युत ऋणात्मक होती हैं, है ना। तो और तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विद्युत ऋणात्मक। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धातुओं के विपरीत अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ग्रहण कर लेती हैं और ऋणात्मक आवेश युक्त आयन बनाती हैं। ठीक है, और इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया की बात अगर की जाए तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ सह संयोजक ऑक्साइड बनाती हैं। बहुत बड़ा साइंस नहीं है इसमें, इतना याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, कुछ ऑक्साइड जल में घुलने के बाद अम्ल भी बनाते हैं, है ना। फार्मूला भले ना याद हो, आप इतना तैयार कर लीजिए। बाकी जो साइंस साइड के लोग होंगे उनको सब समझ में आ गया होगा। हमको दोनों को लेके चलना रहता है, तो आते हुए भी हमको नहीं बताना रहता और ना आते हुए भी, तो खैर ठीक ही है। तो मेरा खैर साइंस बैकग्राउंड रहा है तो मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बस मैं ये कहना वाला हूं आपसे, ये कहना चाहता हूं। तो धातु जो होती है वो विद्युत धनात्मक होते हैं और ये विद्युत ऋणात्मक होती है, और ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉनों को इसी कारण से आसानी से ग्रहण करती हैं। ऋणात्मक जो होगा वही ग्रहण करेगा। आप पहले से मान लेंगे आपको सब कुछ आता है तो आप पढ़ेंगे ही नहीं। जब आपको लगेगा नहीं आ रहा है, कुछ मामला खाली है, तभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधातुएं सामान्यतः भंगुर होती हैं तथा इनसे चादरें और तार बनाए जा सकते हैं। पहला है स्टेटमेंट। और दूसरा है अधातुएं चमकीली होती हैं। धातु को जो आप देखेंगे तो चादर जितने बनते हैं, जो तारें बनती हैं वो धातु से बनती हैं, तो पहला गलत है। और धातु चमकती है ना कि अधातु, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई भी सही नहीं है ना। प्रकृति में केवल 22 तत्व ऐसे हैं जो अधातु हैं। इनमें से 11 गैसें हैं, 1 द्रव है और 10 ठोस है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा इसमें से गैसें हैं 11 और उसके बाद में 1 द्रव और 10 ठोस है। अधातुओं के गुणों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, भौतिक और रासायनिक। तो अधातुएं सामान्यतः भंगुर होती हैं और इनसे चादरें और तार नहीं बनाए जा सकते। इनमें कोई चमक नहीं होती है, बिल्कुल नहीं चमकती हैं। धातु इसके विपरीत होती है, ये ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का अयस्क है? Na का अयस्क है। चिली, साल्टपीटर, बोरेक्स, साधारण नमक, उपयुक्त सभी, बताइए। तो इनमें से जो चिली, साल्टपीटर है, बोरेक्स है और साधारण नमक, ये सभी सोडियम के अयस्क है। अयस्क का मतलब इनसे सोडियम निकाला जा सकता है। आप साधारण नमक जो है
इसको भी ध्यान रखिएगा, ये सोडियम का अयस्क है। चिली साल्ट पिट्राइट, एक ट्रोना भी होता है, तो ट्रोना भी इसका ये क्या है, अयस्क होता है। बात समझ में आ गई, ट्रोना भी इसका अयस्क होता है। तो सोडियम के अयस्क, कभी कभी आपसे ऐसे प्रश्न भी, निम्नलिखित में से किसे झूठा सोना कहा जाता है? झूठा सोना, फॉल्स गोल्ड जिसको कहा जाता है, वो क्या है? तो आयरन पायराइट को झूठा सोना कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, आयरन पायराइट। सोना के यौगिक ऑरिक क्लोराइड का इस्तेमाल एक बार प्रश्न पूछा गया था कि किसमें किया जाता है, तो ये भी मैंने यहां पर व्याख्या में डाल दिया है। इसका इस्तेमाल सर्प विषरोधी सुई बनाने में, जैसे सांप किसी को डस लिया, तो सांप अगर डसा है तो सांप को का जो विष है उसको न्यूट्रल करने के लिए, है ना, ऑरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है ना। और ये सोना का यौगिक होता है ऑरिक क्लोराइड, तो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। और झूठा सोना आयरन पायराइट को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, किसे कृत्रिम सोना कहा जाता है? झूठा सोना अलग है और कृत्रिम सोना अलग है। कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल गोल्ड किसको कहा जाता है? तो इसको रोल्ड गोल्ड जो होता है, रोल्ड गोल्ड को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल गोल्ड कहा जाता है, आर्टिफिशियल गोल्ड। और इसमें ये कृत्रिम सोना या आर्टिफिशियल गोल्ड में 90% तांबा होता है और इसमें 10% एल्युमिनियम होता है, इसमें सोना होता ही नहीं है। रोल्ड गोल्ड जो है 90% इसमें कॉपर होता है, 90%, एंड 10% इसमें क्या होता है? एल्युमिनियम होता है। इसमें सोना अगर पूछ लिया कितने परसेंट, तो 0% होता है। लेकिन इसको रोल्ड गोल्ड को क्या कहा जाता है? कृत्रिम सोना। सोने की शुद्धता को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो सोने को मापा जाता है कैरेट में। कैसे मापा जाता है? कैरेट में मापा जाता है। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो 100% शुद्ध होता है। 18 कैरेट का 75% होता है। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए 12 कैरेट का कितना हो जाएगा, तो 50% शुद्ध होता है। तो कैरेट में इसको मापते हैं। सोने का निष्कर्षण कैलावेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कहां से आता है? कैलावेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से इसको निकाला जाता है। कैरेट में इसकी शुद्धता को व्यक्त किया जाता है। 24 कैरेट का मतलब है कि 100% शुद्ध सोना। बाकी जैसे जैसे तो अनुपात में आप घटाते चले जाएंगे। चांदी के चम्मच से अंडा खाने पर चम्मच नष्ट हो जाती है, और इसका कारण क्या है? चांदी के चम्मच पे अगर आप अंडा खाएंगे तो अंडा भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि खाने वाले तो अंडे को भी खा जाएंगे। और चांदी के चम्मच पे अगर इसको खाएंगे तो चम्मच भी नष्ट हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिल्वर सल्फाइड पाया जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो चांदी के चम्मच से कभी अंडा मत खाइएगा, चांदी के चम्मच से अंडा कभी मत खाइएगा, नहीं तो चम्मच गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और अंडा तो आप नष्ट कर ही देंगे। ठीक है, तो अंडा खाने पर चांदी अंडे में जो उपस्थित गंधक है उसके साथ प्रतिक्रिया करती है और काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है। अंडे में होता है गंधक और इससे प्रतिक्रिया करेगी कौन? सिल्वर, और इससे बनेगा सिल्वर सल्फाइड, और चम्मच इसी से नष्ट हो जाती है। तो अंडा खाना चांदी के चम्मच से वर्जित होता है। मतदान के दौरान मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही में क्या मिला होता है? स्याही, जो इंक लगाई जाती है जब आप वोटिंग करने जाते हैं, तो ये जो स्याही होती है सिल्वर नाइट्रेट होता है। याद कर लीजिए, रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये छूटती नहीं है जल्दी। समझ रहे हैं? कई लोग जुगाड़ लगाते हैं, इसको नष्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में चांदी की यौगिक सिल्वर क्लोराइड का उपयोग होता है और ये सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो फोटोक्रोमेटिक, जो कि फोटोक्रोमेटिक का मतलब ये है कि जो ये चश्मा है, धूप में जब आप जाएंगे चश्मे को लगा के, तो आंखों पे आपके असर ना पड़े तो ये काला हो जाता है ना। तो सिल्वर क्लोराइड का इसमें इसमें उपयोग होता है, और ये सिल्वर नाइट्रेट है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड भी ऑप्शन में दिया था, तो सिल्वर क्लोराइड नहीं होगा, सिल्वर नाइट्रेट इसका उत्तर होगा, है ना। इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट, ए ऑप्शन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो फोटोक्रोमेटिक कांच है उसमें किसका, तो उसमें सिल्वर क्लोराइड का उपयोग होता है। अगला जो प्रश्न है, धातुओं में विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? सबसे अच्छा सुचालक, तो जो चांदी होता है, सिल्वर होता है, उससे धारा प्रवाह बहुत अच्छा होता है। धातुओं में चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। चांदी का जो उपयोग है वो तार के रूप में आप फिर करिए, घर में वायरिंग करिए, बड़ी महंगी वायरिंग पड़ जाएगी। कैसे आप करेंगे? इसका उपयोग दर्पण बनाने के लिए, शीशे पर पॉलिश करने के लिए, सिक्के व आभूषण बनाने के लिए, दांतों में कई बार चांदी भरी जाती है, इन सब के लिए किया जाता है, ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? ये भी आपको जानना चाहिए। लोहे में जो जंग लगती है
तो वहां पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन के कारण लोहे में जंग लगती है, रासायनिक परिवर्तन ये होता है। और जब जंग लगती है, जैसे जंग लगेगी तो इसका जो भार होगा वो बढ़ जाता है। जंग लगने से इसके भार में सकारात्मक परिवर्तन होता है, भार बढ़ जाता है ना। जो जंग लगता है वो किस कारण से लगता है, ये फोर्सोफेरिक ऑक्साइड होता है, फोर्सोफेरिक ऑक्साइड होता है। फोर्सोफेरिक ऑक्साइड के कारण ये जंग लगता है, ध्यान रखिएगा। जो ये जंग है, जंग लगने वाला जो पदार्थ होता है तो वो फोर्सोफेरिक ऑक्साइड होता है। लोहे में जब जंग लगेगा तो उसका भार बढ़ जाएगा, सकारात्मक परिवर्तन यानी कि बढ़ना है, सकारात्मक परिवर्तन नहीं कहेंगे उसको, वेट में वृद्धि हो जाती है और ये एक रासायनिक क्रिया है। अगला जो प्रश्न है, स्टेनलेस इस्पात का उपयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत उपकरण, कैलोरीमीटर, विद्युत तार किसमें बनाने में, किसमें किया जाता है, तो ये बर्तन, ब्लेड, वाल्व सब कुछ बनाने में स्टेनलेस इस्पात का उपयोग किया जाता है। ठीक है। स्टेनलेस जो इस्पात है ये साधारण इस्पात की अपेक्षा अधिक ताप सह सकता है। टेम्परेचर इसमें ज्यादा आप कर देंगे तब भी ये नष्ट नहीं होगा, इसमें परिवर्तन ऐसे नहीं होगा। और ये गुण लाने के लिए इसमें मिलाया जाता है क्या, क्रोमियम। अधिक ताप सह बनाने के लिए इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। 15 से 20% कोरियम मिलाया जाता है और 8 से 10% निकल मिलाया जाता है। और साधारण स्टील तो होता ही है, तो क्रोमियम और निकल इसमें मिलाए जाते हैं। बाह्य तल को निष्क्रिय बना देता है क्रोमियम, और प्रतिरोधी शक्ति की वृद्धि के लिए इसमें निकल बनाया जाता है। निकल जो मिलाया जाता है उससे प्रतिरोधकता इसकी बढ़ती है। और निकल के स्थान पर अंशतः या पूर्णतः मैग्नीज का भी उपयोग किया जाता है। ये सब प्रश्न आपके बन जाएंगे, अलग अलग भी प्रश्न बनते हैं, किस लिए क्या मिलाया जाता है ये ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ढलवा लोहा अपेक्षाकृत शुद्ध लोहा होता है, चादर और तार इसी से बनाए जाते हैं। जो सीट्स बनाई जाती हैं और जो वायर्स बनाए जाते हैं ये इसी से बनाए जाते हैं। इस्पात लोहा एवं कार्बन का एक मिश्र धातु है, ये कहा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, और दूसरा है कि इस्पात लोहा और कार्बन एक मिश्र धातु है, ये सही है। जो ढलवा लोहा होता है, ढलवा लोहा अपेक्षाकृत शुद्ध लोहा नहीं होता है। अगर यहाँ पे ढलवा की जगह पिटवा माना जा लिखा होता तो पिटवा लोहा अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। इससे आपकी जो सीट्स है, चादर, वो बनाई जाती हैं, तार इसी से बनाए जाते हैं। तो दूसरा गलत, दूसरा सही और पहला गलत, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहां पर अगर पिटवा दिया होता, पिटवा लोहा, तो ये सही हो जाता। पिटेड जो आयरन होता है वो क्या होता है, वो सही हो जाता है, वो अपेक्षाकृत शुद्ध लोहा माना जाता है। बात समझ में आ गई। तो इसी से चादर, सीट्स, तार ये सब बनाए जाते हैं। इस्पात लोहा और कार्बन ये मिश्र धातु है, इसमें कई चीजें मिलाई जाती है ना, क्रोमियम भी मिलाया जाता है, निकल भी मिलाया जाता है ना। और साधारण जो इस्पात है वो तो मिलाया ही जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे की किस्म है, ढलवा, पिटवा, इस्पात, सभी। तो किस्म तो ये सभी लोहे की है, इस्पात भी लोहे की एक किस्म है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। मुख्यतः यही तीन किस्में होती ही हैं, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात। ढलवा लोहा सबसे निम्न कोटि का होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 2.5%। ढलवा लोहा सिलिकॉन, मैग्नीज और फास्फोरस की अशुद्धियों के रूप में यह पाया जाता है। सबसे निम्न कोटि का अगर आपसे पूछा जाए तो ये ढलवा होगा, सबसे उच्च कोटि का आपसे पूछा जाए तो इस्पात होगा, बीच में ये पिटवा लोहा होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोहा हीमोग्लोबिन के रूप में मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, आपकी हीमोग्लोबिन की वैल्यू मापी जाती है ना, तो ये लोहा जो है हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः लाल हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लोहा जो है इसके अयस्क और भी होते हैं, एक तो हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट भी होता है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और पायराइटिन, ये सब जो है वो लोहे के अयस्क होते हैं। और लोहा हीमोग्लोबिन के रूप में हमारे शरीर में भी मिलता है। ये अगर कम हो जाएगा तो फोलिक एसिड की टेबलेट्स दी जाती हैं, फोलिक एसिड्स की टेबलेट दी जाती हैं, गवर्नमेंट इसके लिए स्कीम भी चलाती है। जो भी किशोरियां, गर्भवती महिलाएं जिनमें एनीमिया की शिकायत होती है उनको भी लोहे की कमी पूरा करने के लिए उनके ब्लड में, उनके शरीर में ये सब टेबलेट्स दी जाती हैं, है ना। लोहे के निष्कर्षण के लिए बात भट्टी का उपयोग किया जाता है और मुख्यतः इसका निष्कर्षण लाल हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य में कापर की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर कौन सा रोग होता है, यानी कि जो तांबा है, जो कापर है, कापर बढ़ गया तो इससे कौन सा रोग हो जाएगा, तो इससे रोग होता है विल्सन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तांबे का उपयोग वैसे खाने में तो ऐसे कैसे पहुंचेगा, तांबे के बर्तन भी होते थे पहले,
है ना, अभी भी तांबे के बर्तन कई बार सजेस्ट किए जाते हैं और वो लाभकारी होते हैं यूज करना कई रूपों में। लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो विल्सन रोग हो जाएगा। तांबे की मात्रा अगर ज्यादा हो गई मनुष्य में तो विल्सन रोग हो जाएगा। बाकी तार, कॉपर बाइंडिंग के आप फैन जब बाइंडिंग कराने जाते हैं तो आप कहते हैं कि एल्युमिनियम की बाइंडिंग मत करना, कॉपर की बाइंडिंग करना। कॉपर की बाइंडिंग ज्यादा टिकाऊ होती है विद्युत उपकरण बनाने में, विद्युत लेपन करने में, कैलोरीमीटर बनाने में, सिक्के और बर्तन निर्माण में। पहले तांबे के सिक्के भी होते थे, तो इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। तांबा गुलाबी लाल रंग की चमकदार धातु होती है, पहला स्टेटमेंट। और तांबा मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त की जा सकती है। तांबा दोनों रूपों में मिलती है। भारत में अगर आप देखें तो राजस्थान में खेतड़ी की खान, ये सब तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबा गुलाबी और लाल रंग की चमकदार धातु है, ये भी बात उतनी ही सही है। इसका रंग ऐसे लाल रंग का, गुलाबी रंग का होता है, चमकती है। तांबा चमक वाली धातु होती है ना, तो ये ध्यान रखना। दोनों बातें यहां पर सही है। कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास, क्यूप्राइट और ये मेगालाइट, ये सब इसके अयस्क होते हैं जिनसे तांबा निकाला जाता है और विद्युत का अच्छा चालक होता है, सुचालक होता है। धातुएं यौगिकों का निर्माण करती हैं। कैसे करती हैं? विभिन्न प्रकार की धातुओं से प्रतिक्रिया करके, विभिन्न प्रकार की अधातुओं से प्रतिक्रिया करके, स्वतंत्र अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। तो विभिन्न प्रकार की अधातुओं से जब प्रतिक्रिया करती हैं तो यौगिकों का निर्माण करती हैं धातुएं। विभिन्न प्रकार की अधातुओं, जैसे किससे? हाइड्रोजन आप ले लीजिए, आप क्लोरीन ले लीजिए, ऐसे ही आप सल्फर ले लीजिए, आप ऑक्सीजन ले लीजिए। इनसे ये क्रिया करती हैं, प्रतिक्रिया करती हैं और इन्हीं से यौगिकों का निर्माण ये करती हैं। विद्युत धारा में सर्वोत्तम चालक चांदी और तांबा है और मरकरी और लोहा ठीक इसके विपरीत है। धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध ये उत्पन्न करते हैं। यहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि जिसमें प्रतिरोध जो कम होगा, प्रतिरोध की मात्रा कम होगी, तो वो चालक अच्छे होंगे। जिनमें प्रतिरोध की मात्रा ज्यादा होगी वो चालक अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, लोहे में उतनी बढ़िया धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो आप छू न लीजिएगा लोहे का तार या लोहे की कोई चीज, इसमें करंट नहीं आएगा। तो चालक होना और उसमें चालन होना दोनों अलग बात है। अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध होगा लेकिन करंट तो आपको मारेगा ही ना, तो ये ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धातुएं सामान्यतः उष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुएं, इतनी देर से धातु पढ़ रहे हैं, सब में करंट बह रहा था ना, तो पहला गलत है। चांदी उष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, ये सही बात है, सुचालक है। चांदी सबसे अच्छा चालक माना जाता है, सुचालक माना जाता है। तो दूसरा तो ये बिल्कुल सही है, पहला गलत है। उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, ये सब उष्मा और विद्युत के अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट माने जाते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ये माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पारा धातु है परंतु ये द्रव अवस्था में पाया जाता है और पारा का निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार अयस्क से किया जाता है। पारा है धातु, आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में है, तो आप कहेंगे मरकरी यानी कि पारा। तो पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है और इसका जो अयस्क है वो सिनेबार है। कौन सा? सिनेबार। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिनेबार इसका अयस्क है। पारा धातु है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है और ना तो ये आघातवर्धी होती है और ना ही ये तन्य होती है ना। तो इम्परमेबल भी नहीं होती और डक्टाइल भी ये नहीं होती। आघातवर्धी यानी कि जिसको बढ़ाया नहीं जा सकता, और ये तन्य भी नहीं, इसमें तन्यता भी नहीं होती है, कोई तनाव नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना पारा के बारे में। सिनेबार ऐसे ये प्राप्त की जाती है और द्रव अवस्था में तन्य कहां से हो पाएगी? तनाव के लिए तो टाइट होना चाहिए ना, वैसी ठोस अवस्था होनी चाहिए ना। जिन खनिजों में धातुएं अधिक मात्रा में प्राप्त की जा सकती हैं, जिन खनिजों से, उनको अयस्क कहते हैं। क्या पहली बात सही है? बिल्कुल सही है। और वैसे तत्व धातु कहलाते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर ऋण आयन प्रदान करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि शुरू में भी हमने बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे? खाली रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करेंगे, ऋणायन है ना, तो ऋणायन प्रदान करते हैं नहीं, ये उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? वैसे तत्व धातु कहलाते हैं जो ऋणायनों का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं, ऋणायन नहीं। क्या करते हैं? ऋणायन, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ऋण आयन नहीं, धन आयन, उनको क्या कहते हैं? उनको धातु कहते हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा और पहला जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा, दूसरा गलत। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। वह तत्व धातु कहलाते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन प्रदान करते हैं, ऋणायन नहीं, धन आयन प्रदान करते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए इसमें सब लिखा हुआ है, व्याख्या दी हुई है। ठीक है, इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा।
समझ में आ रही बात। और जहां तक ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम की बात है, ये बेजोड़ होगा, इसमें कुछ अटपटे सवाल कुछ डालने की कोशिशें होंगी। आजकल आयोग बिल्कुल अपने पूरे फुल फॉर्म में है ना। पुराने क्वेश्चन करने से केवल काम नहीं बनेगा। मार्केट में जितनी भी टेस्ट सीरीज है सब पुराने क्वेश्चन पे ही चल रही हैं। सब पुराने क्वेश्चन में आप देखेंगे, सब आपको मिलता रहेगा, उसमें ऐसे ही चल रही हैं। आप कोई भी पुराना पेपर उठा के देखिए, उनके क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते वही उठा उठा के रख रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म, हम लोगों का जो ये है, हम लोग इसमें नए क्वेश्चन की भी कोशिश करते हैं कि कम से कम 50% डाले जाएं, और उसका लाभ भी आपको मिलता है। ज्योग्राफी में जो टांग क्वेश्चन आ रहे हैं कहां से होंगे, इसकी लिस्ट हम उसमें पूरा बना के देंगे आपको। एक क्वेश्चन के साथ 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, 3 क्वेश्चन। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी टाइम है। इसका एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, समझ लीजिए आप। इसमें डिटेल अगर मंगवाना चाहते हैं तो 6307281212 जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर आप कॉल करिए। और ये हम इसको टेलीग्राम में भी शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप पे भी जो ग्रुप्स है उसमें दे देंगे। तो उन नंबर, इस पे नंबर्स भी आपका डाल दिया जाएगा। प्रोसेस क्या इसका होगा, ये तो एक नॉर्मल बैनर है, इंट्रोडक्शन, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जानकारी आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया है। लेकिन ये बेजोड़ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात समझ में आई। अगला प्रश्न है, प्रकृति में अधिकांश धातुएं किस रूप में मिलती हैं? खनिजों के रूप में, अयस्क के रूप में, खनिजों और अयस्क के रूप में, दोनों में। तो खनिज के रूप में भी मिलती हैं और अयस्कों के रूप में मिलती हैं। अधिकांश धातुएं ये दोनों रूपों में मिलती हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। दोनों की दोनों यहां बातें सही है, ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो ये जैसे जो चीजें हैं यहां पर, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, जो भी पढ़िए, जो भी प्रैक्टिस करिए, उसको इस तरीके से करिए कि आप उससे इर्द गिर्द चीजों को भी तैयार कर सके। रटने वाला जमाना धीरे धीरे जा रहा है, पैटर्न अब थोड़ा थोड़ा गंभीर हो रहा है हर एक क्वेश्चन का। तो ये ध्यान रखिए, चाहे करंट में हो और चाहे वो इसमें स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा। खनिज और अयस्क के रूप में धातुएं मिलती हैं, चमकदार होती हैं, आघातबद्ध होती हैं, तन्य होती है। अब यहाँ पे हमने बता दिया, तो आपसे धातुओं की अगर विशेषता पूछी जाए, क्वालिटी पूछी जाए, है ना, तो आप इसको ध्यान रखिए, इसका घनत्व तो अधिक होता है। खनिज रूप में, अयस्क रूप में ये अधिकांश धातुएं मिलती हैं। दोनों बातें सही हो जाएंगी, हर जगह तर्क नहीं कि ये कितने किलोग्राम उससे, कितने किलोग्राम उससे, ऐसा नहीं, दोनों रूप में। चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को हम देखते हैं। करंट अफेयर के जो प्रश्न है उनमें पहला प्रश्न है, तो इसको जारी करने वाला जो संगठन है वो कौन सा है? इसका सही उत्तर है यूनिसेफ। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फेड टू फेल, द क्राइसिस ऑफ चिल्ड्रंस डाइट्स इन अर्ली लाइफ, ये यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है, इसके अंतर्गत 23 सितंबर 2021 को ये जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को वह भोजन, वह पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहे हैं जो उन्हें मिलने चाहिए, जिससे उनकी ग्रोथ हो, है ना। और इस कारण से उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है, उनके ग्रोथ में रुकावट आ रही है। गरीबी इसका कारण है, जो बहुत सारे संघर्ष चलते हैं, असमानता जो है व्याप्त, जलवायु संबंधी जो परिवर्तन होते हैं, जलवायु आपदाएं जो आती हैं, कोविड-19 महामारी जो आई, ये सब इसके कारण है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? यूनिसेफ ने जारी की है। यूनिसेफ के बारे में गूगल कीजिएगा और थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यूनिसेफ के बारे में ऐसे प्रश्न नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसको कीजिएगा। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया भर में सबसे उदार देश इंडोनेशिया है। एक इंडेक्स जारी किया गया 2021 का, नाम था वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, और इसके अनुसार सबसे उदार देश जो माना गया वो इंडोनेशिया को माना गया। भारत का इसमें क्या स्थान है? तो भारत को मिला इसमें 14वां स्थान। कौन सा? 14वां स्थान मिला। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो जारी होता है वो सीएफ के द्वारा जारी किया जाता है, चैरिटीज एड फाउंडेशन है वो जारी करता है। और 20 उदार देशों में भारत आया है, 14वें स्थान पर यह है। और इसमें कहा गया है कि भारत सूचकांक में सबसे तेज प्रगति करने वाले देशों में शुमार है। 2020 में जब कोविड-19 महामारी चल रही थी, तो उसके दौरान 61% भारतीयों ने अजनबियों की मदद की, दान दिया, और उन्हीं मदद से बहुत सारे लोगों की जान बची, बहुत सारे लोग अच्छे से रह पाए। 36% भारतीयों ने वैसे दान दिया, 34% भारतीयों ने भारत में सामाजिक कार्यों के लिए स्वेच्छा से दान दिया। लेकिन इंडोनेशिया जो है ये नंबर 1 पे रहा, इंडेक्स में पहले स्थान पे रहा। 19 की बात की जाए, 2019 में जब ये इंडेक्स आया था तो इसमें यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे था, लेकिन अब की बार इंडोनेशिया है। आप सोच के देखिए, कहां इंडोनेशिया और कहां यूएसए, लेकिन दान देके वो नंबर 1 पे आ गया। आप अपने क्षेत्र में कहीं भी आगे बढ़ सकते हैं। कई बार हमको अपनी मन मुताबिक चीजें नहीं मिलती हैं, कई बार हमको लगता है कि फला
का सिलेक्शन हो गया, फला इस पोस्ट पे पहुंच गया, हमको नहीं मिला, लेकिन दूसरे क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। अमेरिका अपने क्षेत्र में आगे होगा, लेकिन दान देने में इंडोनेशिया आगे है। आप जिंदगी कभी खत्म मत करिए, आप अपने सपने देखने बंद मत करिए। आप जो सोच रहे हैं, अगर वो चीज बाई द वे नहीं मिल पाती है किसी कारण से, तो आप उसका जो सब्स्टिट्यूट है, जैसा उसमें करने वाले थे, जैसा आप करते, तो उसके सब्स्टिट्यूट पे आप जाइए। कई बार आईएएस नहीं बन पाते हैं, कई बार पूरी कोशिश के बावजूद आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो दूसरे लक्ष्य की तरफ जाइए। और कोई जरूरी नहीं है कि आप नौकरी करके ही अच्छा काम करें, आप अन्य क्षेत्रों में भी नाम कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं। 23 सितंबर 2021 को सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को किस देश ने अवैध घोषित कर दिया, इलीगल कह दिया कि हमारे यहां क्रिप्टो करेंसी का लेन देन नहीं होगा, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, और ये देश है चीन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चीन ने माना, चीन का कहना है कि वहां का है क्या, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उसका कहना है कि आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था को यह बाधित कर रहा है क्रिप्टो करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, अवैध धन उगाने की प्रवृत्ति, इन सबको बढ़ावा दे रहा है क्रिप्टो करेंसी, संपत्ति की सुरक्षा को एक गंभीर खतरा दे रहा है ये क्रिप्टो करेंसी, तो हम इसको नहीं चलाएंगे। एक तरफ अल साल्वाडोर ने इसको आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला देश वो बना जिसने क्या किया था, कानूनी करेंसी के तौर पर मान्यता दे दी थी। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि कानूनी करेंसी के तौर पर एक तरफ कुछ देश मान्यता दे रहे हैं, भारत में भी अक्सर ये चर्चा में रहता है, और वहीं जो चाइना है इसको इलीगल घोषित कर रहा है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, इसके बारे में आप जानते हैं? आभासी मुद्रा है। आभासी मुद्रा में इसमें कैसे चीजों को, जैसे सब कंप्यूटर में है, आपको कुछ देखना नहीं है, सबको उसमें चेन के द्वारा, एक क्लास मैंने कभी ली थी उसमें बताया था, तो उसको क्रिप्ट करके, इनक्रिप्ट करके चीजों को रखा जाता है, और एक पूरा श्रृंखला इसकी बनी हुई है। अब ये मुद्रा कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, एक देश कह रहा है कि हम इसको लीगल बना रहे हैं, एक देश उसको बैन कर रहा है, ये समय बताएगा। लेकिन बहुत सारे, जैसे कई बार इसका दुरुपयोग भी होता है और बहुत सारे पेमेंट मांगे जाते हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो क्रिप्टो करेंसी शुरू में एक ही बनाई गई और बाद में उसी से अब उसकी वैल्यू, तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू, मान लीजिए कि शुरू में इसकी वैल्यू 100 रुपये थी, अब ये क्योंकि इसको चाहने वाले, मांगने वाले ज्यादा हो गए, तो यही वैल्यू बढ़ते 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 आज करोड़ों लाखों में बढ़ती ऐसे चली जाएगी, अरबों तक पहुंच जाएगी। इस तरीके का इसका सिद्धांत है, किसी दिन मैं एक क्लास लेके इसको बता दूंगा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस बैंक के साथ कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करना होना चाहिए, लॉन्च करने के लिए समझौता किया? अब ये लॉन्चिंग करने वो जा रहा है किसके साथ, वो एसबीआई कार्ड के साथ कर रहा है। एसबीआई कार्ड जो है, ये एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड होता है ना। क्रेडिट कार्ड का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं, ये क्रेडिट कार्ड होता है, उसकी लिमिट अपनी होती है। अभी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके साथ समझौता करके एक रुपे कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने जा रहा है। रुपे, जैसे बहुत सारे कार्ड होते हैं उसमें वीजा लिखा रहता है, रुपे, तो कौन इसको संचालित करता है, तो रुपे वाला। कई चीजों में रुपे ही लिया जाता है, आप देखते हैं ना पेमेंट में, भारत की सरकार उसको क्या करती है, यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए, भारत का अपना है तो उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा करती है। तो इसमें अगर कोई इससे फ्यूल खरीदेगा तो फ्यूल खरीदने में उसको ऑफर दिए जाएंगे, बचत होगी। बात समझ में आ रही है? ईंधन की जो बचत है वो उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कम पैसे में, बहुत ये छूट कम होती है, लेकिन अब ये लोग तो लिखेंगे ही, है ना। तो ये जितने भी पेट्रोल पंप होंगे वहां पर इसमें छूट मिलेगी, कितनी छूट मिलेगी ये सब कोई मतलब नहीं है, बोनस उसमें दिए जाएंगे। वैसे भी क्रेडिट कार्ड से आप खरीदें तो उसमें बोनस मिलते हैं, मैं जब भी यूज करता हूं तो उसमें बोनस मिलते हैं। बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया है, किसने किया है, कहां पर किया गया है, यह अनावरण कहां पर किया गया? एक तरफ देखिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, ये भी आभासी मुद्रा। आज देखिए कितनी बातें इनके बारे में हो रही हैं। तो अभी क्या हुआ है, एक देश है आपका हंगरी, हंगरी में स्थान पड़ता है बुडापेस्ट, तो इसके संस्थापक सतोशी नाकामोतो को माना जाता है। वहां पर इनकी प्रतिमा का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। 2008 में, वीडियो बनाने को मैंने कहा था लेकिन मैं बता दे रहा हूं, 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में इसको, बिटकॉइन को इन्होंने बनाया था, और पीयर टू पीयर ऑनलाइन लेन देन के लिए सुरक्षित तकनीक का इजाद करने का यह प्रयास इनका था। बाद में धीरे 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 अब ये ऐसी स्थिति में आ गए, कोई बैन कर रहा है, कोई इसको चला रहा है। तो इनके बारे में तो आप जान गए, लेकिन ये जो प्रतिमा बनाई गई है, इस प्रतिमा को निर्माण किसने, इसका को किसने बनाया? रेखा गैरजली और तमस गिल्ली ने इसका निर्माण किया है, और इसको मानवीय रूप में चित्रित किया गया है।
क्योंकि अभी तक इसको बनाना चैलेंज इसलिए था क्योंकि नाकामोतो जो है इनको कोई जानता नहीं है, ये गुमनाम है। अगर कोई कहे कि इनको किसी ने देखा है तो कोई जानता ही नहीं, ये गुमनामी व्यक्तित्व है। तो अगर किसी पता ही नहीं, देखा ही नहीं है, तो उसका चित्र आप कैसे बना देंगे? ये बात है। यहाँ बात समझ में आ रही है? किस मिशन का नाम बदलकर प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन पीएमडीएचएम कर दिया गया है? कौन सा मिशन था? तो ये मिशन था राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का नाम बदलकर प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन कर दिया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 27 सितंबर को ये राष्ट्रव्यापी रोल आउट की घोषणा प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसका नाम बदला गया है और ये 27 सितंबर को इसको अभी घोषित करेंगे, लेकिन ये किसका नाम बदला गया है ये इंपॉर्टेंट है। एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी है ना प्रदान की जाएगी, जिसमें व्यक्ति के सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड होंगे, आधार और उपयोगकर्ता के मोबाइल नंबर भी इसमें जुड़े होंगे, इनका विवरण होगा। और ये आरोग्य जो ये पहल है, इस पहल को आरोग्य मंथन के अंतिम दिन शुरू किया जाएगा, जिसे सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर जिसको शुरू किया गया था। तो ये सब चीजें इसमें रहेंगी और ये परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, इन सब में चल रही है। मिशन में अनिवार्य रूप से 4 मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक हैं। अद्वितीय डिजिटल स्वास्थ्य आईडी, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रजिस्ट्री, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड। इसको याद कर लीजिए, यहां से प्रश्न बना रहा है आयोग आजकल। शुरू में 3 घटक इसमें थे, ये स्वास्थ्य आईडी, डॉक्टर की रजिस्ट्री और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री। इसको चालू कर दिया गया है, अब ये शामिल हुआ है तो इसको भी शामिल किया, मतलब चारों को किया जाएगा। और इससे क्या लाभ होंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन लाभ यही होगा कि सारा रिकॉर्ड रहेगा तो सारी चीजें आसान होंगी। जंगलनामा को ऑडियो बुक के रूप में जारी किया गया, ये किसकी रचना है? जंगलनामा, और ये रचना है किसकी? अमिताभ घोष की। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये आपसे पूछी जा सकती है कि ये किसकी रचना है जिसको जारी किया गया है? अमिताभ घोष की बन बीबी की कथा के एपिसोड का एक ये कविता रूपांतरण है और इसमें अमिताभ घोष की जो जंगलनामा है ये अली सेठी के संगीत और आवाज के साथ ऑडियो बुक के रूप में जारी की गई है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में सही नहीं है? यह आपको बताना है कि कौन सा कथन इनके बारे में सही नहीं है। इनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाई जाती है, सही है। प्रथम बार अंत्योदय दिवस 2015 में मनाया गया, सही है। एकात्म मानववाद उनकी दार्शनिक विचारधारा है, सही है। वो प्रयागराज स्टेशन के पास रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाए गए, गलत है, क्योंकि इस स्टेशन का नाम क्या था? इस स्टेशन का नाम था जहां पे ये मृत पाए गए थे, कौन बताएगा? ये स्टेशन था कौन बता रहा है? मुगल सराय स्टेशन। मुगल सराय स्टेशन यहां पर दिया होता तो यहां पर ये मृत पाए गए थे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। बाकी इनके बारे में जितनी बातें हमने की है वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान हो, अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो, इसके बारे में ये सोचते थे। 2015 से इनका ये मनाया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा इसको अंत्योदय दिवस के तौर पर। 1916 में मथुरा में ये पैदा हुए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। जनसंघ से ये जुड़े, मानवतावादी, अर्थशास्त्री, पत्रकार, दार्शनिक, सक्षम राजनेता, इन सभी तौरों पर इनको जाना जाता है, सभी रूपों में। और अंतिम प्रश्न है आज के इस डेली 30 का। हाल ही में स्टीव वोजनियाक ने प्राइवेटर स्पेस नामक एक कंपनी बनाई है, वे हैं, ये स्पेस के क्षेत्र में, प्राइवेटर स्पेस लिखा हुआ है तो स्पेस के क्षेत्र में ये काम करने वाली कंपनी है। ये पहले थे एप्पल के सह संस्थापक, स्टीव जॉब्स का नाम आपने सुना होगा। स्टीव जॉब्स और इन्होंने, दोनों लोगों ने मिलकर एप्पल की स्थापना की थी शुरू में, और बाद में ये लोग अलग हुए, दूसरी तरीके से काम, स्टीव जॉब्स फिर उसमें चले गए, ये पूरी कहानी है। लेकिन इन्होंने अभी क्या किया है, जैसे कि बहुत सारी कंपनी है, टेस्ला है और अमेजॉन है, ये सब क्या कर रही हैं, ये अंतरिक्ष की तरफ अपना रुख कर रही हैं। ऐसे में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में ये भी कूद रहे हैं, है ना, तो ये भी काम करेंगे। और इन लोगों ने कॉलेज छोड़ के, जैसे ये स्टीव जॉब्स पढ़ाई लिखाई थोड़ी किए थे, साथी इनके पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो बना के दे गए आईफोन, दीवाने हैं आप। 13, 14 सब सीरीज आ रही है ना, हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसको यूज करे। उसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो सब अलग बात है, लेकिन सपना सबका होता है। कई लोग कह सकते हैं मेरा नहीं है, बिल्कुल नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो जॉब्स और ये जो बेंजियाक है,
तो वेज़नियाक ने 1985 में एप्पल छोड़ दिया था, शेयरधारक उसके बने रहे, जॉब्स फिर कंपनी में लौट आए। लेकिन जो वेज़नियाक है ये व्हील ऑफ जियोस नामक एक अन्य कंपनी इन्होंने बनाई थी, उसमें स्थापना उसकी की थी। अब ये अंतरिक्ष क्षेत्र में कूद रहे हैं और ये बना रहे हैं प्राइवेटर स्पेस। तो आपको डेली 30 कैसा लगता है, कैसा लगा जरूर बताएं। और ये प्रोग्राम आप जरूर ज्वाइन करें अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1 तारीख से स्टार्ट होगा, एडमिशन इसके कल से स्टार्ट हो जाएंगे। इसका डिटेल एक बार मॉर्निंग में आपको कल मिल जाएगा। बाकी लंबे पैमाने पे कुछ काम हो रहे हैं सब्जेक्ट वाइज रिवीजन के, वो आपको वीडियो जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।